नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं अभय, आप देख रहे हैं रैपिडेक्स क्लासेस। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल की हिंदी। इस वीडियो में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी वर्णमाला की और उसमें स्वर व्यंजन की, तमाम चीज़ों की हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह की, कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, कब यूज़ करते हैं, कौन कौन से होते हैं, आदि सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, तो अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी, या विराम चिन्ह क्या होते हैं। विराम का आप शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। विराम का मतलब होता है ठहराव, ठहराव या फिर रुकना, रुकना या फिर ठहराव। ठहराव, कैसा ठहराव? जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं कुछ, कहीं कहीं पर आपसे रुककर बात कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ तब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या फिर कभी कभी थोड़ा कम ही रुकते हैं, कभी कभी हम दूसरे लहजे में उसको कहते हैं। तो इस हिसाब से, लेकिन ये बात हम आपसे डायरेक्ट कह रहे हैं, इसके लिए तो यह विराम चिन्ह सही है। विराम हो रहा है मतलब ठहराव भी हो रहा है और कन्वर्सेशन हो रहा है। लेकिन अगर किसी बात को लिखा गया है तब ये कैसे पता चलेगा कि वो बात में विराम कहाँ पे कैसे लगा हुआ है? तब तो आप नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि जब आप उसके ऐड देखते होंगे, टीवी पे ऐड आप देखते होंगे, म्यूचुअल फंड्स के देखते होंगे, या फिर जो सट्टे लगाने वाले होते हैं, बाजार के जोखिमों के अधीन है, इतनी जल्दी कहते हैं कुछ कहने की बात ही नहीं। या फिर आप किसी गुटखा मसाला का, पान मसाले का आप देखते होंगे, तो उसमें तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इतना स्पीड में कहेगा आप समझ नहीं पाते हैं। आप सोचिए, वो विराम बिना लिए, बिना विराम के कहता है, तब आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है। अब कोई लाइन लिखी हुई है तब आपको कैसे समझ आएगा? इसीलिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। तो विराम चिन्ह हमें लिखने में हेल्प करते हैं, लिखित चीजों को समझने के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। लिख लेते हैं इसको। लिखित भाषा, लिखित भाषा की स्पष्टता, लिखित भाषा की स्पष्टता के लिए विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे लिखित भाषा को स्पष्ट करने के लिए हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो हमारे विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं एक उदाहरण से। एक उदाहरण जो काफ़ी प्रचलित है और लगभग सभी किताबों में मिलता है, वही एग्जाम्पल मैं यूज़ करने वाला हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वही एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा। कहते हैं कि रोको मत जाने दो, लिख लेते हैं सिंपल सा, रोको मत जाने दो। एक और वाक्य लिख ले, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, यही है, रोको मत जाने दो। अब यह अस्पष्ट है, इसमें पता नहीं चल रहा है। हम अभी पहले वाले को लेकर चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, रोको कि ना रोको, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर एक हम कॉमा लगा दें तो इसमें स्पष्ट हो गया कि रोको मत जाने दो। यहाँ पर थोड़ा सा रुक गए तो इसका पूरा चेंज हो गया सेंटेंस। और वहीं पर अगर यहाँ पर हम कॉमा लगा दें तो रोको मत जाने दो, यहाँ पर क्या कहा गया है, रोको मत जाने दो। कोई जा रहा है, कोई एक व्यक्ति है, वो जा रहा है, ऐसे इसको कहा गया है रोको, इसको स्टॉप, रोको मत जाने दो। इसमें कहा गया है रोको मत, उसे रोको मत जाने दो इसको। तो देखा आपने, एक कॉमा की वजह से पूरा सेंटेंस हमारा चेंज हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने होते हैं।
कामता प्रसाद गुरुजी, अगर इनकी बात करें तो इनके अनुसार विराम चिन्ह की संख्या बताई गई है 20। इन्होंने 20 विराम चिन्हों को माना है, लेकिन इन्होंने एक बात और कही है कि जो पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम जो है वही हिंदी का है, बाकी सब जो आए हैं वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे पूर्ण विराम है, जो हमारा पूर्ण विराम है वही हमारा हिंदी का है, बाकी सब अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। इनका एक और कथन है, वो जब हम विराम चिन्ह पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे। अब इसको आप देख लीजिए कौन किसने कहा इसको, पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा है। अब हम इनके प्रकारों की देख लेते हैं बात। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं स्वल्प विराम। स्वल्प विराम, स्वल्प विराम क्यों कहते हैं? कभी कभी क्योंकि यह अपने आप लग जाता है, स्वतः ही लग जाता है, इसलिए इसको स्वल्प विराम भी कहते हैं। ये इसका क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा। ये बनता है ऐसे एक, वही जो रोको मत जाने 2 में लगाया था वही कॉमा, ये कॉमा हो गया। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लगेगा। तो अल्प विराम का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है जब एक से अधिक चीज़ें लिखी हों, जैसे वहाँ पर सेब, आम, संतरा और अमरूद हैं। अब उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कहा गया वहाँ पर सेब, आम, संतरा, अमरूद है। इसमें जो फल हैं वो काफ़ी सारे दिए गए हैं, इसलिए एक से ज़्यादा है, इसलिए इसमें कॉमा का यूज़ हुआ है, यानी अल्प विराम का। पहला नंबर डाल लेंगे कि जब वस्तुएं एक से अधिक हों तब इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग करते हैं हम, जो दूसरा उपयोग है हमारा वो होता है पत्र लेखन में, पत्र लेखन या पत्र संबोधन में। पत्र संबोधन में करते हैं, जैसे कि प्रिय, किसी अपने को लिखेंगे तो प्रिय करके, या फिर महोदय ऐसे करके करते हैं। तीसरा देख लेते हैं कि हाँ, नहीं, अतः, किंतु, परंतु, या ऐसे ही कुछ शब्दों के बाद, जैसे हमने लिखा हाँ वह आया है, या फिर नहीं उसे बुखार नहीं है, उसे बुखार नहीं है, ऐसा करके लिख दिया। तो मतलब कि इन शब्दों के बाद लगता है हमारा अल्प विराम। और जो हमने बताया था कि किंतु परंतु वाला, ठीक है, जो हमारा किंतु परंतु और इसलिए इनके पहले लगेगा। वहाँ पर क्या था कि हाँ, नहीं, वस्तुतः, अतः, इनके बाद में लगता था, इनके बाद में उपयोग होता था। लेकिन इनमें क्या होगा, किंतु के पहले, परंतु के पहले, इसलिए इन सब के पहले लगेगा। जैसे कि वह यहाँ नहीं आया, वह यहाँ नहीं आया, इसलिए उसे प्रसाद नहीं मिला, ऐसा करके लिख सकते हैं। लेकिन तो आपको पता चल गया इन शब्दों के बाद में उपयोग होगा और इन शब्दों के पहले उपयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे इसमें कि कुछ डेट के पहले, डेट के मतलब बाद में, जैसे कि
महीने और डेट और सन जब एक साथ लिखते हैं तब, जैसे कि हमने लिखा, हम लिखेंगे जैसे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर सन 1950, ऐसा करके हमने अगर कुछ लिखा तब यहाँ पर देखा हमने कि एक कॉमा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब छठा पॉइंट लिखेंगे इसमें, उद्धरण से पूर्व, उद्धरण से पूर्व, उद्धरण से पूर्व जहां पर की का इस्तेमाल होना हो, जहां पे की को रिप्लेस करना हो, वहां पर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गांधी जी ने कहा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ उद्धरण देंगे हम अपना, और यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, करो या मरो, ऐसे करके करो या मरो। तो उद्धरण के अंदर लिखा हुआ है और गांधी जी ने कहा, यहाँ पर सही कैसे लिखा जाएगा, मतलब सही या फिर ये भी सही है, लेकिन अगर इसको पूरा खोल के लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि गांधी जी ने कहा कि करो या मरो। जहाँ पर की शब्द का इस्तेमाल होना हो वहाँ पर हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि यह, वह, अब आदि शब्दों के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वह कब लौटेगा, कॉमा, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। अब यहां पर क्या हो गया, वह कब लौटेगा, यह कह नहीं सकते। अब देखिए यह को रिप्लेस कर दिया इसने, यह के रिप्लेसमेंट पर हमें कॉमा लग गया। ठीक है, और एक एग्जांपल लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जो कहता हूँ कॉमा, ध्यान से सुनो। अब ये इसमें क्या हो गया, जो कहता हूँ वह ध्यान से सुनो, ये भी हो सकता था। या फिर जो कहता हूँ अब ध्यान से सुनो। इन शब्द मतलब ये शब्द यूज होने थे लेकिन कॉमा ने इनको रिप्लेस कर दिया। तो इतना पूरा कॉमा का इस्तेमाल हमने आपको बता दिया, पूरा पूर्णतया आपको बता के चल रहे हैं एक एक चीज़। लाइक और शेयर कमेंट वगैरह आप लोग कर दीजिए, वीडियो को इसी तरह से शेयर करिए। पूरा आपको बेसिक से पढ़ाएंगे एक एक चीज़, हिंदी का कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम क्या है हमारा, अर्धविराम है हमारा, ये ऐसे लगता है, कॉमा कॉमा के ऊपर बिंदी, इसको कहते हैं हम, इसको कहा जाता है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सेमी कॉलन भी कहा जाता है। तो ये कब यूज होता है, इसका इस्तेमाल होता है आपका जहां पर और लगाना हो लेकिन और हम नहीं लगा सकते। ये जो हम आपका और है ये लगाना हो लेकिन ये हम वहां पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर इसको लगाया जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे, देखते हैं इसको कि आम फलों का राजा माना जाता है, किंतु कश्मीर में और ही किस्म के फल मशहूर हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कश्मीर में और ही किस्म के, और ही किस्म जो है यहाँ पर
इसको अधिक बताने के लिए कभी कभी हम और का इस्तेमाल करते हैं। अधिक बताने के लिए बेसिकली और का इस्तेमाल किया ही जाता है, चाहे वो अधिक वाक्य को जोड़ना हो या फिर अधिक दिखाना हो चीज़ को, उसकी तो बात ही कुछ और है। मतलब अधिक चीज़ दिखाने के लिए और का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक वाक्य में और का इस्तेमाल दूसरे सेंस में किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम और से नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए आम फलों का राजा माना जाता है। अब ये अर्धविराम, किंतु कश्मीर में और ही किस्म के फल मशहूर हैं, ऐसा करके जोड़ा जाता है। तो इस जो अर्धविराम होता है हमारा, इसका प्रयोग हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर और से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये अर्धविराम होता है, अर्धविराम जो आपका है, ये एक काम में और आता है जब आपके पास दो या दो से अधिक डिग्री हो, दो या दो से अधिक डिग्री हो। जैसे कि जब लिखा जाएगा आपका BA, ऐसा करके लिखा जाएगा, ये BA MA, जब दो डिग्रियों को साथ में लिखा जाएगा तो आपका BA MA के बीच में अर्धविराम का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखेंगे हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है आपका? फुल स्टॉप या फिर एक सीधी डंडी खींच दी जाती है, ये हमारा है पूर्ण विराम। आपको पता ही है, जब हमारा सेंटेंस पूरा खत्म हो जाता है तब एक पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम दोहे पढ़ते हैं, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, तो उसमें क्या होता है, जब पहली लाइन लिखी जाएगी तब एक बार पूर्ण विराम लगता है, जब दूसरी लाइन लिखी जाती है तो दो बार पूर्ण विराम लगता है। ये आपका एक एडिशनल है, इसमें ये आप ध्यान दीजिएगा। एक ये अलग से है, बाकी आपको पता ही है पूर्ण विराम कब लगता है, जब एक सेंटेंस खत्म हो जाए तब हमारा पूर्ण विराम लगता है। आगे बढ़ते हैं। उपविराम। अब हम देख लेते हैं उपविराम क्या होता है हमारा। उपविराम को कहते हैं कॉलन। इसका साइन बनता है ऐसे, दो बिंदु। इसको कामता प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं? कामता प्रसाद गुरुजी इसको कहते हैं, इसको कहा है उन्होंने विसर्ग की संज्ञा दी है। इसको उन्होंने कोई भी चिन्ह या विराम चिन्ह नहीं माना है, इसको उन्होंने विसर्ग की संज्ञा दे दी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपविराम को पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या माना है? उन्होंने इसको विसर्ग माना है। तो ये याद रखिएगा। और इसको तब यूज करते हैं जैसे कि किसी बात को पूरी तरह से ना कहा जाए, ये उपविराम है, वहां पर आधा विराम लगा हुआ होता है। जैसे कि लिखा गया मूल अधिकार, मूल अधिकार, फिर ऐसे करके लिख दिया गया संविधान की आत्मा। मूल अधिकार, फिर उपविराम, फिर संविधान की आत्मा। दोस्तों अब बात करेंगे हम, अगला है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह आपका दोनों तरह से लिखा जाता है, ये मत सोचिएगा कि ये सही है या गलत। आपका चिन्ह ऐसे भी लिखा जाता है और आपका चिन्ह ये हा में ना, ऐसे भी चिन्ह लिखा जाता है। लेकिन चिन्ह का एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो हा है ये पूरा उच्चारित हो रहा है और ना एकदम छोटा सा उच्चारित हो रहा है, लेकिन आप गलत हैं। चिन्ह बेसिकली अगर पूरा खोल के लिखा जाए तो ची, ये हा में हलंत और ना पूरा, ऐसे करके होता है। ये हा हमारा आधा है, ना पूरा है, ठीक है। तो किसी भी तरह से चिन्ह लिखा जाए, दोनों चिन्ह सही हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं जब हम किसी में प्रश्न कोई पूछ रहे हैं कि
श्याम को माखन किसने दिया। माता यशोदा पूछ रही है कि श्याम को माखन किसने दिया है, मतलब किसने दिया है, चोरी तो नहीं किया है, किसी ने दिया है। तो वहाँ पर सबसे पूछ रहे हैं कि श्याम को माखन किसने दिया, तो पूछ रहे हैं वहाँ पर। अब इसको लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, प्रश्नवाचक है। अब हम अगला लिखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये क्या होते हैं ये हमारे मनोभाव को दर्शाते हैं। मनोभाव को दर्शाते हैं। हमारे मनोभाव क्या होते हैं, जैसे कि हर्ष, उल्लास, उदास है, कोई उदास है, या फिर घृणा, किसी से घृणा हो गई है, या फिर गुस्सा। जितने भी आपके भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे सब हो गए मनोभाव। उन्हीं भाव को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि कोई कराह रहा है खूब तेज, हे राम ऐसे कर रहा है, या फिर किसी चीज़ से घिन आ रही, छी छी कर रहा है, तो ऐसे करके लिखा है छी। इसका साइन हाँ ऐसे बनेगा आपका ये। इसको इंग्लिश में जो कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। और प्रश्नवाचक को तो पता ही है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इंटेरोगेशन। किसको कहेंगे, क्वेश्चन मार्क को। ठीक है, ये सिर्फ बता दिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक की, तो इसको कहेंगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन आपका ये होता है, तो जैसे कहा गया छी वह कितना गंदा है, गंदा है, या फिर अरे वाह क्या नृत्य है, अरे वाह क्या नृत्य है। ये भी कहा गया। आप लोग देख रहे हैं रील्स पे कच्चा बादाम चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, तो वहाँ पर आपको कोई किसी का डांस अच्छा लग रहा हो, किसी का डांस तो महारथी लग रहा हो, तो आपके भाव हैं। अब देख लीजिए, आप वहाँ पर जाइए रील्स पर, कच्चा बादाम डांस देखिए, जो भी आपके मन के भाव होंगे, अगर वो लिखना होगा आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि आपके वैसे भाव निकलेंगे। किसी का गंदा आएगा, किसी का अरे वाह क्या डांस है आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक ये देखिए चिन्ह लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला लिखेंगे हम, अगला होगा हमारा योजक। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है हमारा, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम हाइफन। ये आपका एक छोटा सा डैश टाइप का होता है, इसको हम कहते हैं योजक। तो इसको देख लेंगे कि योजक चिन्ह का इस्तेमाल कब कब किया जाता है। पहला तो किया जाता है तुलना के लिए। तुलना के लिए योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा, तुलना के लिए। वो भी कैसे, इसके साथ आपका सा, सी, से आदि शब्दों का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि आपका उपमा अलंकार वगैरह में होता है। जैसा कि कहा गया चांद सा, जैसे आपका एक प्रचलित गाना है, उसमें आपको ये योजक चिन्ह देखने को ही मिल जाएगा। वो है ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, ऐसा करके वो पूरा गाना ही है। उसमें पूरी तीनों लाइनों में आपका योजक चिन्ह का इस्तेमाल होगा। जैसे चांद सा, चांद सा, उसके बाद झील सी कहा गया है, झील सी नीली आंखें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह। अब अगली बात कर लेते हैं, और कब यूज़ करेंगे इसको, जब एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो। एक ही तरह के कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, एक ही तरह के इस्तेमाल होता है हमारा, जैसे कि कपड़ा लत्ता,
कपड़ा लत्ता, या फिर धन दौलत, धन दौलत, तो यहाँ पर आपका हाइफन लगेगा। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा द्वंद्व समास हो या फिर अपोजिट चीज़ें लिखी हुई हो। तीसरा हमारा उसमें तुलना नहीं, उसमें अपोजिट चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि जय पराजय। द्वंद्व समास ही कह सकते हैं उसको, कि जहाँ पर द्वंद्व समास है माता पिता, उसमें सब में लगेगा। जैसे कि लिख दिया गया माता पिता, कुछ भी लिखा है ऐसा करके उसमें बीच में क्या लगा तो होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और कोशिश ये थी कि वीडियो छोटी छोटी मिले। आप लोगों ने कहा था कि वीडियो छोटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, इसलिए ये वीडियो का पहला पार्ट था। इसी का दूसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आपको इसकी प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके इसके आगे का पार्ट देख सकते हैं और बाकी भी वीडियोस देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।